BANC 133 फंडामेंटल्स ऑफ सोशल एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ सोशल एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का। इसके जो है हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। जो पिछले 5 सालों के सबसे ज़्यादा जो रिपीटेड क्वेश्चंस आए हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपका एग्ज़ाम जून 2026 में है, जून 2026 में या दिसंबर 2026 में है, ये वीडियो आप ही के लिए बन रहा है, राइट। अगर आप नए हो चैनल पे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, राइट। शुरू करते हैं। फंडामेंटल्स ऑफ सोशल एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी मतलब जो हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक मानव विज्ञान है उसके हमें फंडामेंटल्स पढ़ने हैं, राइट। सारे 20 क्वेश्चन सेपरेटली बनाए गए हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बनाए गए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में पूछ रहा है डिफाइन सोशल एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, डिस्कस इट्स स्कोप। यानी हमें जो सामाजिक मानव विज्ञान और कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, राइट, सामाजिक और कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है और इसके स्कोप को डिस्कस करना है। चलिए, सोशल एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी इज ए वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट दैट स्टडीज। ये किसके बारे में स्टडी करता है? सोशल और कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी किसके बारे में स्टडी करता है? ह्यूमन बीइंग के बारे में, इंसानों के बारे में, उसके सोसाइटी के बारे में जहाँ वो रहते हैं, राइट, एंड देयर ब्यूटीफुल कल्चर, और उनके जो भी ब्यूटीफुल कल्चर है वो उसके बारे में डिस्कस करते हैं, राइट। इन ए वेरी सिंपल वे अगर मैं बताऊं, इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ पीपल लिव। हमें ये बताता है कि लोग कैसे जी रहे हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के अलग अलग कोने में, राइट। व्हाट रूल्स दे मेक, वो कौन से रूल्स बनाते हैं, एंड हाउ दे इंटरेक्ट विद ईच अदर, और वो आपस में एक दूसरे से कैसे बातचीत करते हैं, कैसे इंटरेक्ट करते हैं। इसी में हम सोशल एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में ये डिस्कस करते हैं कि मानव विज्ञान, इसीलिए तो इसका नाम ही दिया गया मानव विज्ञान, यानी मानव के बारे में स्टडी करना, राइट। अगर सिंपल वे में बताऊं, इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी। ये एक टाइप का साइंटिफिक स्टडी है जिसमें हम बिल्कुल साइंटिफिक एविडेंस ऐसे करके करते हैं ऑफ ह्यूमन कल्चर एंड सोसाइटी। हम जो है इंसानों के कल्चर और सोसाइटी के बारे में स्टडी करते हैं। इट लुक्स एट आर डेली लाइफ हैबिट्स। ये हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी के हैबिट्स से पता चलता है, हमारे ट्रेडिशन से पता चलता है, हमारे भाषा से पता चलता है और हमारे रहन सहन के बिहेवियर से पता चलता है। इट आंसर्स अ सिंपल क्वेश्चन। ये जो है ना बस एक ही क्वेश्चन का आंसर देता है। क्या आंसर देता है? वाई आर यू ह्यूमन सोसाइटीज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड व्हाट थिंग्स आर कॉमन बिटवीन देम। यानी जो है ह्यूमन सोसाइटी कैसे डिफरेंट है अलग से बाकी सबसे, राइट, ईच अदर, एंड व्हाट थिंग्स आर कॉमन बिटवीन देम, और उन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है। अब स्कोप पढ़ते हैं, डिटेल स्कोप ऑफ दिस सब्जेक्ट। द स्कोप ऑफ दिस सब्जेक्ट इज़ वेरी बिग एंड लॉन्ग बिकॉज इट कवर्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट ह्यूमंस डू इन ए सोसाइटी। बेसिकली इसका स्कोप बहुत ही बड़ा और लंबा है क्योंकि ये सब कुछ कवर करता है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट ह्यूमंस डू इन ए सोसाइटी, राइट। सो पहला स्कोप पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में स्टडी करता है। इट स्टडीज हाउ ह्यूमंस क्रिएटेड फैमिली सिस्टम्स, व्हाई मैरिज इज इम्पॉर्टेंट एंड हाउ किनशिप नेटवर्क्स वर्क टू कीप पीपल कनेक्टेड। मतलब स्टडी ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन ये इस बारे में स्टडी करता है कि ह्यूमंस की जो फैमिली सिस्टम है वो कैसे क्रिएट हुआ, एंड शादी क्यों इम्पॉर्टेंट है, और किनशिप नेटवर्क वर्क टू कीप पीपल कनेक्टेड। किनशिप नेटवर्क वर्क कैसे करता है कि सारे पीपल एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। सोशल एंड कल्चरल सिस्टम्स, दूसरा स्कोप है स्टडी ऑफ कल्चरल सिस्टम, यानी कल्चरल सिस्टम्स की स्टडी करना। इट डीपली एग्जामिन्स ह्यूमन नॉलेज। इसमें क्या होता है, डीपली हम पढ़ते हैं ह्यूमन नॉलेज के बारे में, इन मानव विज्ञान के बारे में, राइट। रिलीजियस बिलीव्स, उनकी धार्मिक बिलीव्स के बारे में पढ़ते हैं। मैजिकल प्रैक्टिसेस, उनकी जो भी मैजिकल प्रैक्टिसेस है उसके बारे में पढ़ते हैं। उनकी कला के बारे में पढ़ते हैं, उनके संगीत के बारे में पढ़ते हैं, उनके खाना और हैबिट के बारे में पढ़ते हैं, उनके ड्रेसिंग स्टाइल्स के बारे में पढ़ते हैं। ऑफ द डिफरेंट ट्राइबल एंड मॉडर्न कम्युनिटीज़, अलग अलग जाति के लोगों से, अलग अलग जगहों से, राइट। कुछ इस प्रकार है ये, राइट। सो यस गाइस, नाउ अब हम भरते हैं थर्ड स्कोप पे। थर्ड स्कोप में क्या पूछ रहा है, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब तीसरे स्कोप में हम क्या पढ़ते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की हम स्टडी करते हैं, राइट। इट लुक्स एट हाउ
ट्रेडिशनल और सिंपल सोसाइटीज प्रोड्यूस फूड, यानी ट्रेडिशनल और सिंपल सोसाइटी कैसे खाना प्रोड्यूस करता है, एंड हाउ दे एक्सचेंज गुड्स एज गिफ्ट्स, और वो गुड्स को कैसे एक्सचेंज करता है एज ए गिफ्ट विदाउट मनी, बिना पैसे के लेन देन से, एंड हाउ मार्केट्स वर्क, और मार्केट कैसे वर्क करता है। सो इसी के साथ अपना थर्ड स्कोप होता है कंप्लीट। फोर्थ स्कोप पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। हम जो है फोर्थ स्कोप में पढ़ते हैं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, राइट। इट एक्सप्लेन्स हाउ सिंपल ट्राइबल मेंटेन्स लॉ, जो सिंपल ट्राइब्स है वो कैसे लॉ मेंटेन करता है, एंड ऑर्डर विदाउट पुलिस और रिटर्न लॉस, बिना पुलिस और रिटर्न लॉस के, राइट। रिटर्न लॉस यानी कानूनी दस्तावेज, लिखित कानूनी दस्तावेज के बिना, राइट। यूजिंग कस्टमर रूल्स एंड विलेज हेड्स, यानी जो उनके कस्टम रूल्स है पहले से ही बनाए हुए, और विलेज के जो भी नियम हैं, सो उसे फॉलो करके। सो इसी के साथ अपना फर्स्ट क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिली, कितने टाइप के फैमिली होते हैं वो हमें बताना है, उसको डिस्कस करना है और एलेबरेट करना है, उनके ऑन इट्स फंक्शन, उनके फंक्शन के बारे में भी एलेबरेट करना है। फैमिली इज़ द मोस्ट बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एवरी ह्यूमन सोसाइटी। फैमिली जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बिल्डिंग स्टॉप है, बिल्डिंग ब्लॉक है सोसाइटी के लिए। नो सोसाइटी कैन लिव और ग्रो विदाउट ए फैमिली सिस्टम। कोई भी सोसाइटी जो है बिना फैमिली सिस्टम के ग्रो नहीं हो पाएगा। लेट्स लुक एट इट्स टाइप्स एंड फंक्शंस इन अ वेरी इजी वे। चलिए देखते हैं इनके टाइप्स और इनके फंक्शंस बहुत ही आसान तरीके से। मेन टाइप्स क्या क्या होते हैं फैमिली के। पहला तो होता है न्यूक्लियर फैमिली, जिसमें चाचा चाची, काका काकी, मम्मी पापा सब कुछ आते हैं, राइट। सॉरी गाइज, आई थिंक आई हैव डन वन मिस्टेक। न्यूक्लियर फैमिली वो होता है जिसमें केवल माँ बाप भाई बहन सब आते हैं। दिस इज अ स्मॉल एंड सिंपल फैमिली स्ट्रक्चर। इट कंसिस्ट ऑफ ओनली पेरेंट्स, हस्बैंड वाइफ एंड देयर अनमैरिड चिल्ड्रन लिविंग टुगेदर इन वन हाउस। इट इज़ मोस्ट सीन। मैंने एक्चुअली जो है ना न्यूक्लियर फैमिली को मैंने जॉइंट फैमिली समझ लिया, इसलिए मैंने इसमें क्या होता है केवल मम्मी पापा भाई बहन जो अनमैरिड है केवल यही इतने ही आते हैं, राइट। जॉइंट फैमिली में आता है चाचा चाची काका काकी ये सब आते हैं, दादा दादी ये सब। जॉइंट फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली। एक फैमिली है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, वो भी जॉइंट फैमिली से ही बनता है ज़्यादातर। दिस इज़ अ बिग फैमिली स्ट्रक्चर। इट इंक्लूड्स मल्टीपल जनरेशन्स लाइक, इसमें दादा दादी आ गए, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल आंटी सब आ गए, मम्मी पापा आ गए, कजन्स आ गए, जिसमें पूरा जो है ना सारी फैमिली एक ग्रुप हो गया। आप अभी भी अगर कभी गांव गए, गांव में अभी भी जो है ना बहुत ज़्यादातर घरों में जो है जॉइंट फैमिली में लोग रहते हैं, पर शहरी इलाकों में ज़्यादातर लोग ऐसे नहीं रहते हैं, वो न्यूक्लियर फैमिली ही रहते हैं। लिविंग अंडर वन रूफ, एक ही छत के नीचे रहते हैं। शेयरिंग अ सिंगल किचन, एक ही किचन यूज़ करते हैं। ओनिंग प्रॉपर्टी टुगेदर, यानी सारे प्रॉपर्टी का वो एक ही सभी ओन करते हैं सारी प्रॉपर्टी। इट इज़ वेरी कॉमन इन ट्रेडिशनल इंडियन विलेजेस, जैसा कि मैंने बताया आपको ट्रेडिशनल इंडियन विलेजेस में ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, बहुत ही ज़्यादा। नाउ क्वेश्चन, सॉरी थर्ड पॉइंट है मैट्री लोकल एंड पैट्री लोकल फैमिली। सिंपल सा है आंसर में, इसके पॉइंट में ही आंसर छुपा गया। मैट्री मतलब मदर, पैट्री मतलब फादर, समझते हैं। इफ़ ए न्यू फैमिली लिव्स नियर ए वाइफ्स पेरेंट, यानी वाइफ्स पेरेंट्स यानी मदर्स के पेरेंट्स से, राइट। सो ये मैट्री लोकल आएगा, और जो फादर्स के पेरेंट्स के साथ रहते हैं दैट इज पैट्री लोकल। इफ दे लिव नियर द हस्बैंड्स पेरेंट्स दैट मीन्स फादर, इट इज पैट्री लोकल। फंक्शंस क्या है फैमिली के वो डिस्कस करते हैं। वाई डू वी नीड अ फैमिली, बिकॉज इट परफॉर्म्स मैनी नेसेसरी फंक्शंस। क्या क्या फंक्शन है पढ़ते हैं। Biological function. The primary job is the continuation of human life by giving birth to new generations. So basically biological function तो I think it's totally common. जो primary job क्या होता है family का, to give giving the birth to the new generation, तभी तो प्राइमरी बायोलॉजिकल फंक्शन होगा, तभी आगे चल के जनरेशन बढ़ेगा, राइट। इकोनॉमिक सपोर्ट, द फैमिली प्रोवाइड्स अ सेफ होम, न्यूट्रिशियस फूड, क्लॉथ्स एंड फुलफिल ऑल फाइनेंशियल नीड्स ऑफ इट्स मेंबर्स। फैमिली के होने की वजह से हमें जो है ना सीरियसली बताऊँ, दे प्रोवाइड्स घर प्रोवाइड करते हैं, अच्छा खाना प्रोवाइड करते हैं, कपड़े देते हैं, एंड फुलफिल जो भी हमारे फाइनेंशियल नीड्स होते हैं मेंबर्स के वो फुलफिल करते हैं। सो इकोनॉमिक सपोर्ट भी फुलफिल करते हैं। नाउ socialization process, a family acts as the first school for a child।
जो फैमिली जो है ना, एक टाइप से चाइल्ड का जो है ना फर्स्ट स्कूल रहता है, बच्चे का पहला स्कूल, यानी वो माँ बाप से ही, फैमिली से ही सबसे पहले देख के सीखते हैं, राइट? तभी तो वो स्कूलिंग ज्वाइन करते हैं। इट टीचेज चिल्ड्रन हाउ टू टॉक, कैसे बात करना है, मॉरल सिखाते हैं, एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना सिखाते हैं, एंड लर्न द रूल्स ऑफ द सोसाइटी, और सोसाइटी के रूल्स सिखाते हैं। नाउ लास्ट पॉइंट है साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी, इट गिव्स लव, फैमिली क्या देता है, लव, केयर एंड इमोशनल पीस, शांति टू एवरी मेंबर ड्यूरिंग हैप्पी एंड सैड टाइम्स, राइट? सो बढ़ते हैं अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। सो बेसिकली सेक्स एंड जेंडर क्या होता है, इसमें हमें डिफ्रेंशिएट करना है, एंड डिस्कस द सोशलाइजेशन एंड जेंडर stratification. So many people think that the sex and gender mean the exact same thing, but this is not the exact same thing. But बहुत सारे लोग समझते हैं जो सेक्स है और जेंडर है ये सब सेम थिंग है, बट दैट इज नॉट द सेम थिंग। बट इन एंथ्रोपोलॉजी जो मानव विज्ञान में है, दे आर टोटली डिफरेंट कंसेप्ट, टोटली दोनों डिफरेंट कंसेप्ट है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस क्लियरली इन लॉन्ग एंड ईजी फॉर्मेट। सो समझते हैं। So basically guys, if I tell you seriously, the core difference between the sex and gender, sex is just a biological fact, right? So this is purely natural, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्राकृतिक है, एंड बायोलॉजिकल है। इट रेफर्स टू द फिजिकल डिफरेंसेस जो बॉडी पार्ट्स है, हार्मोन्स है, क्रोमोसोम्स दैट मेक्स अ पर्सन, आदमी एंड और, राइट? लड़का या लड़के, मेल एंड फीमेल बाय बर्थ। सो इट इज़ द फिजिकल पार्ट, इट इज़ बायोलॉजिकल फैक्ट। इट इज़ यूनिवर्सल एंड कैन नॉट बी, और ये यूनिवर्सल है और उसे चेंज नहीं किया जा सकता। और जेंडर क्या होता है, जेंडर क्या होता है, सोशली क्रिएटेड होता है। अब इसका मतलब समझिए, ये जो है ना टोटली सोशल, समाज पे डिपेंड करता है, राइट? जैसे दिस इज कम्प्लीटली मेड बाय सोसाइटी, सोसाइटी के द्वारा बनाया गया है। इट रेफर्स टू द रोल्स, ड्यूटीज, बिहेवियर, एक्सपेक्टेशंस दैट द सोसाइटी डिसाइड्स फॉर। लड़के के लिए ये है, लड़की के लिए ये है, लड़के का रोल ये है, लड़की का रोल ये है, लड़के का बिहेवियर ये है, लड़की का बिहेवियर ये है, यानी अलग अलग बिहेवियर कहते हैं। अरे यार तुम तो लड़के हो, तुम्हें ये काम करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड सोसाइटी। सोसाइटी बोलते तुम लड़के हो, तुम लड़की हो, तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए। सो दिस इज द सोशली क्रिएटेड जेंडर, राइट? फॉर एग्जाम्पल, सेइंग गर्ल्स शुड प्ले विद डॉल्स एंड कुक, और बॉयज शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड अर्न मनी इज अ जेंडर रोल। सो सोसाइटी में क्या कहते हैं, लड़कियों को क्या कहते हैं कि तुम डॉल के साथ खेलो और खाना बनाओ, और लड़कों को क्या कहते हैं, तुम्हें स्ट्रांग होना है और पैसे कमाना है। सो दिस इज द जेंडर रूल जो सोशली क्रिएटेड है। अंडरस्टैंडिंग सोशलाइजेशन एंड जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन। सो सोशलाइजेशन है समाजीकरण, एंड जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में समझते हैं। जेंडर सोशलाइजेशन, this is the continuous process through which a child learns how to behave like a boy or a girl according to their society. So ये continuous process है जिसमें बताता है कि एक बच्चा कैसे बिहेव करेगा एक लड़के के जैसे, और अगर कोई लड़की है तो वो लड़की कैसे बिहेव करेगी। सो दैट इज जेंडर सोशलाइजेशन फ्रॉम चाइल्डहुड। उन्हें जो है ना बचपन से ही सिखाया जाता है। पेरेंट्स बाय ब्लू क्लॉथ्स फॉर बॉयज़, लड़के के लिए नीला कपड़ा खरीदेंगे, लड़की के लिए पिंक क्लॉथ्स फॉर गर्ल्स। दिस टीचेस देम देयर जेंडर रोल्स स्टेप बाय स्टेप, यानी उनके जो जेंडर रोल जो है ना, जो भी उनका जेंडर रोल है उसके स्टेप्स बताता है कि ये सब चीज़ है। जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन, जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है इसे समझते हैं। स्ट्रेटिफिकेशन मीन्स क्रिएटिंग रैंक्स और इनइक्वालिटीज़। सो जेंडर का मतलब होता है एक रैंक क्रिएट कर देना या एक इनइक्वालिटी क्रिएट कर देना, राइट? व्हेन सोसाइटी गिव्स मोर पावर, हायर स्टेटस एंड मोर मनी टू वन जेंडर, मोस्टली मेल्स। जब जो है ना सोसाइटी क्या करता है, कभी कभार जो है ना, नॉट कभी कभार, एवरी टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट, कि जो है ना बहुत ज़्यादा पावर, बहुत ज़्यादा हाई स्टेटस और बहुत ज़्यादा पैसा और एक ही जेंडर पे लगा देते हैं जो कि मोस्टली मेल्स होता है, एंड गिव्स लेस पावर एंड फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज़ टू अनदर जेंडर, यानी लेस पावर और फ्यू अपॉर्चुनिटी देता है बाकी जेंडर को, मोस्टली फीमेल्स को। इट इज़ कॉल्ड जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन। यही जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन होता है जिसमें एक पर्टिकुलर जेंडर को ज़्यादा पावर, सब कुछ ज़्यादा दिया जाता है और दूसरी तरफ बाकियों को नीचे कर दिया जाता है। इट क्रिएट्स अनफेयर गैप्स इन जॉब, ये जॉब्स में दिक्कत आती है, अनफेयर गैप्स होता है, एजुकेशन में होता है, एंड डिसीजन मेकिंग पावर में भी अफेक्ट करता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 में। क्वेश्चन 4 में क्या पूछ रहा है, डिफाइन मैरिज। मैरिज को हमें डिफाइन करना है और इसके डिफरेंट
टाइप्स ऑफ मैरिजेस को हमें डिस्कस करना है, ठीक है। सो मैरिज क्या होता है? मैरिज इज़ अ फॉर्मल सोशली अप्रूव्ड एंड लीगल यूनियन बिटवीन इंडिविजुअल्स। मैरिज क्या होता है? सामाजिक रूप से बिल्कुल अप्रूव्ड, कानूनी रूप से एक यूनियन दो इंडिविजुअल का, राइट। सो दैट इज मैरिज एंड इन अ फॉर्मल वे इट क्रिएट्स अ स्टेबल रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ्स। ये क्या करता है कि मैरिज करने के बाद जो है ना, एक स्टेबल रिलेशनशिप क्रिएट करता है बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ्स। एस्टेब्लाइजेस राइट्स ओवर चिल्ड्रन। ये एस्टेब्लाइज करता है कि इस चिल्ड्रन का इस इनके प्रति राइट्स है। एंड जॉइंस टू डिफरेंट फैमिलीज टुगेदर एज किन। और इसी की तरह दो डिफरेंट फैमिली एक साथ ज्वाइन कर लेते हैं, रहते हैं, किनशिप में आता है, राइट। इट इज़ एन ऑर्गेनाइज सिस्टम। ये बिल्कुल एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है क्रिएटेड बाय ह्यूमंस टू फुलफिल देयर बेसिक लाइफ स्टाइल। यानी ये जो है ह्यूमन के द्वारा क्रिएट किया गया है ताकि वो जो है ना अपना जो बेसिक लाइफ स्टाइल की नीड्स है वो सब कुछ फुलफिल कर पाए, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। इलेबरेट टाइप्स ऑफ मैरिजेस। अब हमें मैरिजेस के टाइप्स को इलेबरेट करना है। डिफरेंट ह्यूमन सोसाइटीज प्रैक्टिस डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैरिज बेस्ड ऑन देयर ट्रेडिशन। जो डिफरेंट डिफरेंट मैरिज सोसाइटी रहते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट मैरिज मैरिज करते हैं बेस्ड ऑन देयर ट्रेडिशन, अपने ट्रेडिशन के अनुसार। सो सबसे पहला आता है मोनोगैमी। सो दिस इज द मोस्ट कॉमन एंड स्टैंडर्ड टाइप वेयर ए पर्सन कैन मैरी ओनली वन पार्टनर एट ए सिंगल टाइम। सो मोनोगैमी का मतलब क्या होता है? ये जो है ना ज़्यादातर हर मोस्ट ऑफ द जगह में मोस्ट कॉमन है, जहाँ पे जो है ना एक 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 बंदा जो है केवल एक सिंगल पार्टनर के साथ शादी करता है, राइट। यानी वो बार बार मैरी नहीं करता, राइट। सो हिंदू धर्म में तो ज़्यादातर यही होता है कि एक एक सिंगल बंदा केवल एक सिंगल वाइफ रख सकता है, राइट। और एक सिंगल वाइफ केवल एक सिंगल हस्बैंड रख सकती है, राइट। मोस्ट ऑफ द टाइम यही रहता है। तो ये किस में काउंट आता है? मोनोगैमी में। फिर फिर है अपना पॉलीगैमी। पॉलीगैमी मतलब दिस मीन्स हैविंग मोर देन वन मैरिज पार्टनर एट द सेम टाइम। इट हैज़ टू पॉपुलर सब टाइप्स। यानी एक बंदा जो है ना, दिस मीन्स हैविंग मोर देन वन मैरिज पार्टनर, यानी एक से ज़्यादा जब जो कोई मैरिज करता है सेम टाइम में, एक से ज़्यादा जो शादी करता है तो वो पॉलीगैमी कहलाता है। और इसके दो सब टाइप्स है। चलिए कौन कौन से डिस्कस करते हैं। एक है पॉलीगिनी वेयर वन सिंगल हस्बैंड मैरिज मल्टीपल वाइफ्स एट सेम टाइम। पॉलीगिनी मतलब केवल एक पुरुष जो है एक से ज़्यादा वाइफ्स रखता है सेम टाइम में, राइट। यानी वो अपने दोनों तीनों वाइफ्स को एक साथ रख सकता है। फिर दूसरा सब सब मैरिज टाइप है polyandry where one single wife marries multiple husbands at the same time found in a few unique tribal regions। यानी इसका मतलब ये है कि एक स्त्री जो है एक बार में एक से ज़्यादा हस्बैंड अपने साथ रख सकती है। सो पॉलीगिनी का मतलब हो गया जिसमें एक पुरुष के पास बहुत सारी नहीं, एक से ज़्यादा वाइफ्स होंगी। और पॉलीएंड्री का मतलब एक स्त्री के पास एक से ज़्यादा हस्बैंड होंगे, राइट। सो थर्ड है मैरिज टाइप का एंडोगैमी। अ स्ट्रिक्ट रूल वेयर ए पर्सन मस्ट मैरी ओनली इनसाइड देयर ओन ग्रुप ट्राइब और कास्ट। यानी एंडोगैमी मतलब ये रहता है कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल रहता है जिसमें केवल एक एक पर्सन जो है वो अपने ही ग्रुप के पीपल से शादी करे, अपने ही जाति के लोगों से, अपने ही कास्ट के लोगों से शादी करे। अभी भी गाँव वाले इलाकों में और कम कम शहर इलाकों में भी बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ों को फॉलो करते हैं लोग। लास्ट मैरिज टाइप है एक्सोगैमी। अ रूल वेयर अ पर्सन मस्ट मैरी कंप्लीटली आउटसाइड देयर ओन क्लैन और फैमिली ग्रुप लाइक अवॉइडिंग मैरिज विद इन द सेम गोत्र। इसका मतलब एक्सोगैमी का मतलब रहता है कि ऐसा कोई रूल जिसमें जो है ना एक पर्सन अपने कास्ट का ना मान के किसी दूसरे कास्ट का आउट ऑफ देयर आउटस्टैंडिंग देयर ओन क्लैन और फैमिली ग्रुप, जो उनके फैमिली ग्रुप से मेल नहीं खाता है, बिल्कुल आउटसाइड देयर फैमिली ग्रुप टुवार्ड्स देयर कास्ट एंड एवरीथिंग, उनसे शादी करता है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सोगैमी। सो ये तो हो गए अपने मैरिज के टाइप्स और इसी के साथ अपना फोर्थ क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन में। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? व्हाट इज कल्चर? कल्चर क्या है? डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर चेंज। सो कल्चर क्या है और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर चेंज के क्या क्या होते हैं वो हमें डिस्कस करना है, राइट। सो व्हाट इज कल्चर? कल्चर क्या है? कल्चर इज द कंप्लीट वे ऑफ लाइफ ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल। यानी कल्चर इज द कंप्लीट वे ऑफ लाइफ, यानी एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए जो है ना एक कंप्लीट लाइफ
क्या है, कल्चर है। इट इंक्लूड्स एवरीथिंग। कल्चर में क्या क्या इंक्लूड आते हैं? एवरीथिंग वी लर्न फ्रॉम आवर एल्डर्स, जैसे कि नॉलेज हो गया, बिलीव्स हो गया, यानी उनकी जो भी नॉलेज है, उनका जो विश्वास है, उनका जो ट्रेडिशनल प्रथा जो भी है, उनका जो कला है, उनकी भाषा, उनका मॉरल लॉज, उनके टूल्स और उनके कस्टम हैबिट्स, ये सब जो है कल्चर का ही पार्ट है, जिससे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग टाइम टू टाइम यहाँ से सीखते रहता है। और ये जेनेटिक नहीं होता, कल्चर इज़ नॉट जेनेटिक, यानी पैदा होते ही आपके अंदर पहले से ही वो खूबियाँ नहीं होता। वी आर नॉट बॉर्न विद इट, वी लर्न इट फ्रॉम आवर सोशल एनवायरनमेंट। यानी ये जो है ना, हम पैदा होने के बाद इसे सीखते हैं अपने सोशल एनवायरनमेंट, समाज में रह के सीखते हैं कि ये है, ये वो है, दैट इज़ इट। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर चेंज के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? सो culture change means modification of alterations happening in the cultural patterns of a society over time. Its main features include, यानी cultural change के main features क्या होते हैं? ये जो है ना, cultural change means modification and alterations happening in cultural patterns of a society over time. यानी टाइम के साथ modification alteration happening in cultural patterns होते रहता है। इनके main features क्या है वो डिस्कस करते हैं। कल्चर इज डायनेमिक मीन्स जो चेंज होता रहा है, जो चेंज होते रहे। कल्चर इज़ नेवर स्टैटिक फिक्स्ड। कल्चर कभी भी एक स्टैटिक वे में नहीं होगा, एक फिक्स नहीं होगा, एक परमानेंट नहीं होगा, ये चेंज होते रहेगा। इट्स चेंज स्लोली एंड कॉन्टिन्यूसली विद एवरी न्यू जनरेशन, यानी ये स्लोली चेंज होते रहेगा और आने आने वाले पीढ़ियों में आने वाले पीढ़ियों में ये चेंज होते रहता है। इट इज़ अडेप्टिव, और ये बहुत ही ज़्यादा अडेप्टिव है, इसे फॉलो किया जा सकता है। कल्चर चेंजेस टू हेल्प ह्यूमन बींग सर्वाइव कंफर्टेबली इन न्यू एनवायरनमेंट, यानी जैसे हमारे दादा परदादा के टाइम में जो एनवायरनमेंट था, वो एनवायरनमेंट अभी नहीं है मोस्ट ऑफ द राइट। सो इसी बीच में जो जो भी एनवायरनमेंट है उसे अडॉप्ट करने के लिए कल्चर चेंज करना पड़ता है। और चेंजिंग टाइम्स, व्हेन द एनवायरनमेंट चेंजेस पीपल अडेप्ट देयर कल्चर टू स्टे अलाइव। जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होगा, उसी एनवायरनमेंट का कल्चर जो है उन्हें फॉलो करना पड़ेगा अपने जीने के लिए, राइट। सो थर्ड है, इट इज़ शेयर्ड एंड लर्नड। दैट मीन्स ये जो है ना, एक ऐसा प्रोसेस जो एक दूसरे से शेयर किया जा सकता है और शेयर कर करके सीख सकते हैं। एनी चेंज इन कल्चर इज एनी चेंज इन कल्चर इज़ नॉट इंडिविजुअल, it is adopted by the whole group and taught to the next generation. Okay, so यानी जो है कोई सा भी चेंज जो है ना, एनी चेंज इन कल्चर इज नॉट इंडिविजुअल, यानी एक इंडिविजुअल से कोई एक चेंज नहीं होगा। इट इज़ अडॉप्टेड बाय द होल ग्रुप। ये तभी होता है जब पूरे ग्रुप अडॉप्ट करें और नेक्स्ट जनरेशन को सिखाएं। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। चेंज डज नॉट स्टॉप, इट हैपन्स थ्रू हिस्टोरिकल फेजेस, समटाइम्स फास्ट ड्यू टू टेक्नोलॉजी एंड समटाइम्स वेरी स्लो। जो है ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, ये कभी रुकता नहीं है। और ये कब कब होता है? हिस्टोरिकल फेसेस में होते रहता है। समटाइम्स कभी कभार फास्ट हो सकता है टेक्नोलॉजी की वजह से, और कभी कभार स्लो भी हो सकता है। सो अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन 6 में। क्वेश्चन 6 में क्या पूछ रहा है? व्हाट इज़ कल्चरल चेंज, सॉरी व्हाट इज़ कल्चर चेंज। कल्चर चेंज क्या है और इसके वेरियस मैकेनिज्म ऑफ कल्चर चेंज के बारे में हमें पढ़ना है। सो कल्चर चेंज क्या होता है? जैसा कि अभी हमने सीखा, जो टाइम टू टाइम चेंज होते रहे ड्यू टू एनवायरनमेंट टू स्टे अलाइव, राइट। सो culture change refers to the process where a society alters its traditional ways of living, thinking, behavior, tools or beliefs and adopts new things। यानी कल्चर चेंज वो होता है जिसमें एनवायरनमेंट्स अपने रहन सहन, अपने सोचने की शक्ति, अपने बिहेवियर, टूल्स, अपने विश्वास को एंड और कुछ चेंज करते रहे और जो नया चीज़ है उसको अडॉप्ट करते रहे। इट रिप्रेजेंट्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कल्चर ट्रेड्स ओवर टाइम, यानी ये बताता है कि ट्रांसफॉर्मेशन समय समय पर जो है ना, ये चेंज होते रहता है। मैकेनिज्म क्या है, वेज क्या है कल्चर चेंज के? हाउ डज ए कल्चर चेंज, कल्चर चेंज कैसे होता है? सो दे आर थ्री मेन फोर्सेस ऑफ मैकेनिज्म थ्रू विच कल्चर चेंज अकर्स। तीन मेन मैकेनिज्म है जिसमें कल्चर चेंज अकर होता है, वो कौन कौन से, चलिए पढ़ते हैं। डिफ्यूजन, दैट मीन्स स्प्रेडिंग। So this happens when cultural traits, ideas and or items travel from one society to another। ये तभी होता है, स्प्रेडिंग तभी होता है जब जो भी आइडियाज़ है, ट्रेड्स है,
आइटम ट्रैवल है, सोसाइटी टू अनदर में ट्रैवल करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, जीन्स, पिज़्ज़ा एंड स्मार्टफोन्स स्टार्टेड इन वेस्टर्न कंट्रीज बट आर नाउ पार्ट ऑफ रेगुलर इंडियन कल्चर बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रेड। दैट मीन्स जो बेसिकली जो डिफ्यूज़न है ना, स्प्रेडिंग स्प्रेडिंग जो है ना, कल्चरल चेंज ऐसा इसलिए होता है कि ये जो है ना फैलते जाता है, 1 से 2, 2 से 3 ऐसे करके। उदाहरण के लिए जैसे जीन्स, पिज़्ज़ा, स्मार्टफ़ोन, ये हमारी संस्कृति का पार्ट थोड़ी ना था। ये विदेशी संस्कृति का पार्ट था, पर वेस्टर्न संस्कृति का पार्ट था। पर धीरे-धीरे ये इंडिया के जो है ना हर एक रेगुलर कल्चर में यूज़ होने लगा ये सब। सो दैट इज़ कॉल्ड स्प्रेडिंग, डिफ्यूज़न, राइट? आगे बढ़ते हैं। एक्यूलरेशन, अम एक्यूलटरेशन क्या होता है? एक्यूलटरेशन, राइट? दिस हैपेंस व्हेन टू डिफरेंट कल्चर ग्रुप्स कम इनटू कंटिन्यूअस डायरेक्ट कांटेक्ट। जब दो डिफरेंट कल्चर ग्रुप जो है एक कंटिन्यूअस डायरेक्ट कांटेक्ट में आए, एंड दे एक्सचेंज और अडॉप्ट ईच अदर्स लाइफस्टाइल ट्रेडिशंस, और उसके बाद आपस में आने के बाद वो जो है ना अपने लाइफस्टाइल को एक्सचेंज करे और अडॉप्ट करे उन सब के लाइफ ट्रेडिशंस को। वाइल अडॉप्टिंग न्यू एलिमेंट्स बोथ कल्चर्स अंडरगो सिग्निफिकेंट चेंज। और जब भी जो है सारे जो कल्चर जो है जो भी वो है कॉन्टेक्ट्स कल्चरल, जब वो नए एलिमेंट्स को जो है ना अडॉप्ट करते हैं तो उनके अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंजेस आते हैं, राइट? सो दैट इज़ कॉल्ड एक्चुअल एक्यूलटरेशन। अब बढ़ते हैं इंडिपेंडेंट इन्वेंशन पे। Independent invention. This occurs when people of a single society face a new problem or need। यानी ये तभी अकर करता है जब नई सोसाइटी के लोग नई प्रॉब्लम को देखते हैं। दिस अकर्स व्हेन पीपल ऑफ अ सिंगल सोसाइटी फेस अ न्यू प्रॉब्लम, जब वो नया प्रॉब्लम को फेस करता है और नीड, एंड दे इंडिपेंडेंटली फाइंड अ ब्रांड न्यू क्रिएटिव सॉल्यूशन। और फिर वो ये फाइंड करते हैं कि ब्रांड न्यू क्रिएटिव सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं, टूल और टेक्नोलॉजी, नए टूल्स और टेक्नोलॉजी को फाइंड करते हैं। दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट इन्वेंशन विच कम्प्लीटली चेंजेस देयर लाइफ स्टाइल ओवर टाइम। और टाइम टू टाइम जो उनके टोटली जो लाइफ स्टाइल है टोटली वो चेंज कर देता है। अब बढ़ते हैं हम अपने सेवन्थ क्वेश्चन में। सेवन्थ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? डिस्कस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी। यानी जो सामाजिक सांस्कृतिक विज्ञान जो भी है, सोशल सामाजिक सामाजिक मानव विज्ञान जो भी है, इनके जो है ना हमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करना है। यानी सामाजिक मानव विज्ञान के हमें जो है ग्रोथ कैसे हुआ और उसके डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करना है। सोशल एंथ्रोपोलॉजी डिड नॉट बिकम अ प्रोफेशनल एकेडमिक सब्जेक्ट ओवरनाइट। जो सोशल एंथ्रोपोलॉजी जो है ना एक रात में ऐसे प्रोफेशनल एकेडमिक सब्जेक्ट नहीं बना है। इट हैज़ अ ब्यूटीफुल एंड लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ अ ग्लोबल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी इसका जो है ना इसे बहुत ही सुंदर तरीके से और लंबे इतिहास की वजह से जो है ना ये पूरे विश्व में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के टॉपिक बना है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसेस कैसे कैसे होता है वो डिस्कस करते हैं। अर्ली वेस्टर्न ट्रैवल रूट्स। एंथ्रोपोलॉजी स्टार्टेड इन वेस्टर्न कंट्रीज ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। जो एंथ्रोपोलॉजी है ना मानव विज्ञान, सो ये जो है ना 19वीं सदी से ही जो है ना वेस्टर्न कंट्रीज से चलते आ रहा है, राइट? In early times, Western travels, colonial administrators and missionaries wanted to. So स्टार्टिंग के टाइम पे जो है ना वेस्टर्न ट्रैवलर, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर एंड मिशनरीज वांटेड टू अंडरस्टैंड द यूनिक लाइफस्टाइल। जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स थे और वेस्टर्न ट्रैवलर्स थे, वो जो है ना हमेशा से जो है ना एक चीज़ का वांटेड करते थे, एक चीज़ की सोचते रहते थे, समझने की कोशिश करते थे। जो यूनिक लाइफस्टाइल है, जो ट्रेडिशंस है और जो सर्वाइवल मेथड्स ऑफ नेटिव ट्राइबल ग्रुप्स है वो कैसे जीते हैं, सो उन सब के बारे में जो समझने की उनके हमेशा से चाहत थी। दिस जनरेटेड इंटरेस्ट इन स्टडिंग ह्यूमन डाइवर्सिटी। सो यही इंटरेस्ट के बारे में स्टडी करता है ह्यूमन डाइवर्सिटी के बारे में। सो इसी के साथ अपना फर्स्ट पॉइंट होता है क्लियर। अब हम बढ़ते हैं आर्म चेयर फेस के बारे में। सो क्या होता है आर्म चेयर फेस, वो हम डिस्कस करते हैं। इन दी बिगिनिंग, स्टार्टिंग के वक्त में, अर्ली स्कॉलर्स डिड नॉट विजिट कम्युनिटीज़। जो अर्ली स्कॉलर्स थे वो डायरेक्टली जो है ना कम्युनिटीज़ में नहीं गए थे। दे रीड सेकेंडरी रिपोर्ट्स एंड क्रिएटेड थ्योरी सेटिंग इन देयर ऑफिसेज। सबसे पहले जो है ना उन्होंने उनके बारे में जो अलग कहीं और से जो उनके बारे में रिपोर्ट आया था, पहले तो वो उन्होंने पढ़ा और उसी के बेस पे जो है ना उन्होंने अपना थ्योरीज क्रिएट किया
ऑफिस में बैठ के। सो दैट इज आर्म चेयर फेस। नाउ फील्ड वर्क रिवॉल्यूशन, जो फील्ड में जो लोग सब काम करते थे, फील्ड वर्क रिवॉल्यूशन, उसका रिवॉल्यूशन कैसे हुआ? द सब्जेक्ट डेवलप्ड साइंटिफिकली व्हेन रिसर्चर स्टार्टेड गोइंग टू फील्ड। ये सब्जेक्ट जो है ना साइंटिफिकली डेवलप हुआ जब रिसर्चर जो है ना फील्ड में जाने लगे। इट टर्न्ड इनटू अ सिस्टमैटिक एकेडमिक डिसिप्लिन। ये टर्न हुआ एक सिस्टमैटिक एकेडमिक डिसिप्लिन की वजह से टू स्टडी ह्यूमन सोशल स्ट्रक्चर्स, ह्यूमन सोशल स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करने के लिए, रिलेशनशिप के बारे में, एंड इंस्टीट्यूशंस ग्लोबली। मॉडर्न डेवलपमेंट। सो क्या है ये? Modern development. Today, social anthropology has grown from studying only isolated tribes to studying modern cities. जो मॉडर्न डेवलपमेंट कैसे हो रहा है आज के समय, जो है ना सोशल मानव विज्ञान जो भी है हैज़ ग्रोन फ्रॉम स्टडिंग, पढ़ाई की वजह से, पढ़ पढ़ के, आइसोलेटेड ट्राइब्स टू स्टडिंग मॉडर्न सिटीज़ के बारे में स्टडी करना, कॉर्पोरेट ऑफिस के बारे में स्टडी करना, ग्लोबल माइग्रेशन के बारे में स्टडी करना, एंड डिजिटल कम्युनिटीज़ के बारे में स्टडी करना, टू अंडरस्टैंड देयर कंटिन्यूस जर्नी ऑफ ह्यूमन सोशल लाइफ। सो ताकि वो जो है ना समझ सके कि उनके कंटिन्यूस जर्नी के बारे में और उनके सोशल लाइफ है उसके बारे में समझ सकें। अब बढ़ते हम अपने 8th क्वेश्चन में। पूछ रहा है, डिस्कस द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी इन इंडिया। जो ऐतिहासिक बैकग्राउंड रहा है अपना सोशल और कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी इन इंडिया के बारे में, वो हमें बताना है। भारत में द स्टडी ऑफ सोशल एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी बहुत ही रिच हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, बहुत ही बड़ा बैकग्राउंड रहा है, और ये जो है ना धीरे धीरे ब्यूटीफुली रूप से बढ़ा है 3 मेन हिस्टोरिकल टाइम फ्रेम फेसेस पे। सो चलिए पढ़ते हैं। द मेजर फेसेस ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया, कौन कौन से मेजर फेसेस थे इंडिया के डेवलपमेंट में? सो फॉर्मेटिव फेस, जो कि 1774 टू 1919 तक चला था। दिस फेज स्टार्टेड एंटायरली ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। ये फेज जो है ना अब ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से स्टार्ट हुआ था। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड ऑफिसर्स स्टार्टेड कलेक्टिंग डिटेल्ड डाटा अबाउट इंडियन ट्राइब्स। जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था और ऑफिसर जो था, वो जो है ना डाटा कलेक्ट करने लगे इंडियन ट्राइब्स के बारे में, इंडियन जनजाति के लोगों के बारे में, उनके कस्टम्स के बारे में, उनके जाति के बारे में, और उनके विलेज कल्चर के बारे में, टू रूल द कंट्री स्मूथली, ताकि वो जो है ना भारत पे रूल कर पाए बिल्कुल स्मूथली तरीके से। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन 1784 बाय सर विलियम जोन्स, यानी सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन 1784 में उन्होंने मेजर माइलस्टोन्स ऑफ दिस फेज वो बने थे। वॉज द मेजर माइलस्टोन ऑफ दिस फेज, मेजर माइलस्टोन था इसमें। कंस्ट्रक्टिव फेज दूसरा अब शुरू होता है 1920 से 1949 तक। सो in this phase another in this phase anthropology become an official university subject। so anthropology जो था official university subject बन गया था। so it started being taught properly at calcutta university। ये जो है कलकत्ता यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू कर दिया था वहाँ से, एंड लेटर इन अदर बिग इंडियन कॉलेजेस। फिर उसके बाद इंडिया के बड़े कॉलेजेस में पढ़ाने लगे। रियल इंडियन स्कॉलर्स एंटर्ड द फील्ड एंड स्टार्टेड राइटिंग बुक्स। जो रियल इंडियन स्कॉलर थे वो जो है फील्ड में उतरे और बुक लिखना शुरू कर दिए। एनालिटिकल फेज, फिर अपना शुरू होता है थर्ड एनालिटिकल फेज ऑफ हिस्ट्री, जो कि 1950 ऑनवर्ड, 1950 के बाद जो चला। आफ्टर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स लाइक एम एन श्रीनिवास, एस सी दुबे एंड एल पी विद्यार्थी। सो इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद जो अपने इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे एम एन श्रीनिवास, एस सी दुबे एंड एल पी विद्यार्थी, उन्होंने जो है ना कम्प्लीटली चेंज द डायरेक्शन, उन्होंने पूरा डायरेक्शन ही चेंज कर दिया। दे डिड एक्सटेंसिव रिसर्च टू सॉल्व विलेज प्रॉब्लम, उन्होंने जो है विलेज प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक्सटेंसिव रिसर्च किया। स्टडी कास्ट डायनेमिक्स के बारे में स्टडी किया, एंड हेल्प द इंडियन गवर्नमेंट मेक गुड वेलफेयर प्लान्स फॉर ट्राइबल डेवलपमेंट। और उन्होंने जो है इंडियन गवर्नमेंट को हेल्प किया कि एक कैसे बढ़िया वेलफेयर प्लान बनाया जाए फॉर ट्राइबल डेवलपमेंट, जनजाति डेवलपमेंट के लिए। सो क्वेश्चन 9 में पूछ रहा है, डिस्क्राइब द इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस इन सोसाइटीज़।
जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस है सोसाइटी के, उसको हमें डिस्क्राइब करना है। एवरी सोसाइटी नीड्स अ सिस्टम टू प्रोड्यूस फूड रिसोर्सेज, यानी हर सोसाइटी को जो है ना एक सिस्टम चाहिए ताकि वो प्रोड्यूस क्या कर सके, फूड प्रोड्यूस कर सके, अपने रिसोर्सेज को मैनेज कर सके एंड डिस्ट्रीब्यूट गुड्स टू सरवाइव, और जो है जो भी गुड्स है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सके ताकि वो सरवाइव कर सके। दिस ऑर्गेनाइज सिस्टम इज कॉल्ड एन इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। इसी ऑर्गेनाइज सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन कहते हैं। वाइल मॉडर्न सोसाइटीज़ यूज़ मनी एंड बैंक्स, वाइल जब भी जो है ना जो मॉडर्न सोसाइटी वो क्या मनी मनी का यूज़ करते हैं, बैंक का यूज़ करते हैं। सिंपल और ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ वर्क ऑन, सिंपल सोसाइटी और ट्रेडिशनल सोसाइटी किस में वर्क करता है, कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम इकोनॉमिक पैटर्न से टोटली डिफरेंट फॉलो करता है। सो मेन फीचर्स एंड टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं, मेन फीचर्स और टाइप्स। सबसे पहला है रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी जिसमें गिफ्ट एक्सचेंज के बारे में हम बात करते हैं। दिस मीन्स शेयरिंग थिंग्स, थिंग्स का शेयर करना, खाने का शेयर करना, सर्विसेज का शेयर करना विद ईच अदर बेस्ड ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट के बेस पे एंड सोशल रिलेशनशिप के बेस पे, विदाउट यूजिंग, बिना पैसों का यूज़ किए हुए। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हेल्प योर नेबर हार्वेस्ट देयर क्रॉप टुडे दे विल ऑटोमेटिकली हेल्प यू क्लियर एंड द फील्ड टुमारो। सो बेसिकली अगर आप किसी की मदद करते हो तो वो भी आपको मदद करेगा विदाउट पेइंग और गिविंग एनी मनी, राइट। इट इट बिल्ड्स इट बिल्ड सोशल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। सो इसीलिए सामाजिक रूप से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, राइट ना। रीडिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूट करना, इन दिस सिस्टम ऑल वेल्थ क्रॉप्स or food produced by the community members are first collected at a central place by a chief leader or village head। सबसे पहले जो है जितने भी इन दिस सिस्टम जितने भी वेल्थ है क्रॉप्स के, फूड प्रोड्यूस करते हैं कम्युनिटी के मेंबर्स के, वो सब कलेक्ट किए जाते हैं सेंट्रल प्लेस, एक सेंट्रल प्लेस है इसमें चीफ लीडर विलेज हेड होता है। देन द लीडर सेफली डिस्ट्रीब्यूट्स इट बैक टू एवरीवन। फिर जो लीडर जो है सेफली जो है ना डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, सभी को वापसी कर देता है अकॉर्डिंग टू देयर फैमिली नीड्स, उनके फैमिली नीड्स के अनुसार, और ड्यूरिंग बिग कम्युनिटी फेस्ट्स। एग्जाम्पल, पॉटलैश सेरेमनीज ऑफ नेटिव अमेरिकन। सो ये एग्जाम्पल है। थर्ड है मार्केट एक्सचेंज। सो दिस इज अ सिस्टम वेयर गुड्स आर बॉट एंड सोल्ड यूजिंग अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यानी मार्केट एक्सचेंज में क्या होता है, गुड्स को खरीदा बेचा जाता है, एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, और वो एक्सचेंज क्या है, करेंसी। करेंसी हो सकता है या बाटर हो सकता है। बाटर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय, यानी आप एक वस्तु के लिए दूसरा वस्तु दोगे जिसमें आप पैसों का यूज़ ना करोगे, और करेंसी जिसमें आप जो नॉर्मली लोग करते हैं किसी सामान किसी सर्विस के लिए करेंसी पैसा देते हैं। बेस्ड ऑन सप्लाई एंड डिमांड रूल्स, डिपेंड करता है कि क्या सप्लाई है और क्या डिमांड है ना। क्वेश्चन 10 में पूछ रहा है, डिस्कस दी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन सोसाइटीज़ विद सुटेबल एग्जांपल्स। हमें जो है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बारे में डिस्कस करना है इन सोसाइटीज़ विद सुटेबल एग्जांपल। सोसाइटी में जो है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो रहता है उसके बारे में हमें डिस्कस करना है एक सुटेबल एग्जांपल से। Political institutions refers to the organized systems that the society uses to distribute power। यानी पॉलिटिकल सिस्टम जो है ना, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस पूरा ऑर्गेनाइज सिस्टम है, एक टाइप से बिल्कुल ऑर्गेनाइज, हर तरह से बटा हुआ है। दैट सोसाइटी यूजेस क्या करते हैं वो, उसका पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने में, मेंटेन सोशल लॉ को मेंटेन करने में, ऑर्डर को मेंटेन करने में, सॉल्व इंटरनल डिस्प्यूट लड़ाई झगड़े को मेंटेन करने में, एंड प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम आउटसाइड थ्रेट्स, और आउटसाइडर से लोगों को प्रोटेक्ट करता है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट डिवाइड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इनटू डिस्टिंक्ट टाइप्स बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्सिटी। सो एंथ्रोपोलॉजी जो है ना लोगों को डिवाइड करता है इनटू पॉलिटिकल डिस्टिंक्ट टाइप्स बेस्ड ऑन देयर कॉम्प्लेक्सिटी। नाउ टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस विद एग्जांपल्स हमें समझाना है। सो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के विद एग्जांपल्स हमें विद टाइप्स हमें समझाना है। अनसेंट्रलाइज सिस्टम, बैंड एंड ट्राइब, जो अनसेंट्रलाइज सिस्टम रहता है, राइट। सो उसके बारे में समझते हैं। दीज आर वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल स्मॉल और इक्वल ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ होते हैं। दे डू नॉट हैव परमानेंट कोर्ट्स, उनके पास परमानेंट कोर्ट नहीं होता है, कोई पुलिस स्टेशन नहीं होता है, कोई जेल्स नहीं होता है, और कोई रिटन लॉ भी नहीं होता है। लॉ एंड ऑर्डर आर मेंटेन्ड बाय ए काउंसिल ऑफ विलेज एल्डर्स और ट्रस्टेड ट्राइबल चीफ। जो लॉ और ऑर्डर जो है तो वो काउंसिल ऑफ विलेज एल्डर्स करते हैं और ट्रस्टेड बाय ट्राइबल चीफ होता है, राइट।
यूजिंग ट्रेडिशनल कस्टम्स एंड सोशल प्रेशर, वो अपना पुराने रीति रिवाज जो भी है और सोशल प्रेशर उसी को ही यूज़ करता है। एग्जाम्पल है द हंटिंग बैंड्स ऑफ सैन बुशमैन ऑफ साउथ अफ्रीका और ट्रेडिशनल ट्राइबल विलेज काउंसिल्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, राइट। आगे बढ़ते हैं। सेंट्रलाइज सिस्टम्स, स्टेट सोसाइटीज, जो स्टेट सोसाइटीज रहते हैं उनके सिस्टम, सेंट्रलाइज सिस्टम्स। दीज आर लार्ज हाईली कॉम्प्लेक्स मॉडर्न सोसाइटीज़, ये बड़े और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मॉडर्न सोसाइटीज़ होते हैं विद सेंट्रलाइज पॉलिटिकल पावर, और सेंट्रलाइज पॉलिटिकल पावर होता है इनके पास। दे हैव अ फॉर्मल गवर्नमेंट, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, उनके पास एक औपचारिक सरकार होती है, एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, एक लिखित रूल होता है, एक परमानेंट मिलिट्री फोर्सेस होता है, पुलिस डिपार्टमेंट्स होते हैं और जुडिशियल कोर्ट्स भी होते हैं वहाँ पे, ताकि वहाँ के क्राइम्स को सॉल्व किया जाए और पनिशमेंट दिया जाए जो भी क्राइम हुआ है, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं। मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज लाइक जो इंडिया, यूएसए, यूके है, वेयर पावर बिलोंग्स टू इलेक्टेड लीडर्स एंड फॉर्मल इंस्टीट्यूशन, यानी जो पावर जो है ना, जो इलेक्ट हुए हैं पीपल, जिनको वोट दे के जो जीते हैं, उन्हीं को मिलता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11 में क्या पूछ रहा है? डिस्कस फील्ड वर्क एज ए मेथड फॉर डाटा कलेक्शन, यानी जो क्षेत्र में कहीं कोई काम करते हैं, क्षेत्र में रह के जो कोई काम करता है और जो डाटा कलेक्ट करते हैं, उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। यानी फील्ड वर्क में जो भी मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन का काम रहता है उसके बारे में डिस्कस करना है। फील्ड वर्क इज द यूनिक रिसर्च मेथड यूज्ड बाय एंथ्रोपोलॉजिस्ट टू कलेक्ट ऑथेंटिक डाटा अबाउट ह्यूमन कल्चर्स एंड सोसाइटीज। फील्ड वर्क क्या होता है? एक यूनिक स्टडी होता है जिसमें एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है वहाँ रह कर वहाँ के सब कुछ एनालाइज करते हैं और डाटा कलेक्ट करते हैं अबाउट दी ह्यूमन कल्चर और उनके समाज के बारे में एंड देयर सोसाइटीज़। इट कम्प्लीटली सेपरेट्स एंथ्रोपोलॉजी फ्रॉम अदर लाइब्रेरी बेस्ड सब्जेक्ट, ये टोटली सेपरेट है एंथ्रोपोलॉजी फ्रॉम अदर लाइब्रेरी बेस्ड सब्जेक्ट्स। ऑल राइट, नाउ की फीचर्स ऑफ फील्ड वर्क एज ए डाटा कलेक्शन मेथड। की फीचर क्या है डाटा कलेक्शन मेथड में, फील्ड वर्क के? लॉन्ग टर्म लिविंग, यानी लॉन्ग टर्म, लंबे समय तक जीना। की फीचर्स ऑफ फील्ड वर्क एज ए डाटा कलेक्शन मेथड, डाटा कलेक्शन मेथड का फील्ड वर्क में क्या क्या फीचर्स हैं? सो लॉन्ग टर्म लिविंग, ज़्यादा समय तक रहता है। फील्ड वर्क रिक्वायर्स द रिसर्चर टू हैव देयर होम एंड यूनिवर्सिटी। फील्ड वर्क में क्या रिक्वायर करता है रिसर्चर का? तो उन्हें जो है ना अपना घर और यूनिवर्सिटी छोड़ के फील्ड वर्क पे जाना पड़ता है एंड डायरेक्टली गो टू लिव विद अ पर्टिकुलर कम्युनिटी और ट्राइबल, और उनको डायरेक्टली जो है ना एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ रहना पड़ता है, किसी ट्राइबल ग्रुप के साथ रहना पड़ता है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में रहना पड़ता है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय के लिए, टिपिकली 1 फुल ईयर, ऐसा भी ज़्यादातर एक पूरा साल भी रहना पड़ सकता है, राइट। सो फर्स्ट हैंड डाटा कलेक्शन, इंस्टीड ऑफ ट्रस्टिंग ओल्ड बुक्स और र्यूमर्स, और जो है ना ये फर्स्ट हैंड डाटा कलेक्शन रहता है, बिना किसी पुराने बुक्स को, र्यूमर्स को ट्रस्ट ना करके, विश्वास ना करके, द रिसर्चर लुक्स एट द एवरीथिंग विद देयर ओन आइज। जो रिसर्चर जो है ना खुद ही चल फिरता है अपने आंखों से देखने के लिए क्या ये सच है। दे राइट डाउन डेली ऑब्जर्वेशन, जो भी डेली में हो रहा है वो सब कुछ वो लिखते रहता है। कंडक्ट डायरेक्ट इंटरव्यूज एंड रिकॉर्ड लाइफ हिस्ट्रीज, और वो डायरेक्ट इंटरव्यूज लेते रहता है और रिकॉर्ड करते रहता है लाइफ के हिस्ट्रीज के बारे में। नाउ अंडरस्टैंडिंग द नेटिव पर्सपेक्टिव, जो नेटिव पर्सपेक्टिव है उनको अंडरस्टैंड, उनको समझने की प्रक्रिया। द मेन गोल ऑफ फील्ड वर्क डाटा कलेक्शन इज टू लर्न द रूल्स ऑफ द सोसाइटी फॉर लोकल पर्सन ओन पॉइंट ऑफ व्यू अवॉइडिंग पर्सनल बायस। यानी अंडरस्टैंडिंग द नेटिव पर्सपेक्टिव का मतलब जो अ, जो भी रिसर्चर जो है जो फील्ड वर्क पे जाएगा वो लोकल लोगों से उनकी पॉइंट ऑफ व्यू पूछेगा, उनकी राय पूछेगा पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, और पर्सनल बायस, पर्सनल जो भेदभाव ये सब को जो है ना वो बिल्कुल अवॉइड करेगा। बिल्डिंग rapport, the researcher develops close friendship and trust with the local community members to get access the deep authentic and hidden culture secrets। यानी जो है ना रिसर्चर का काम ये होता है कि वो लोगों के साथ जो है ना एक दोस्ताना, एक क्लोज फ्रेंडशिप का बिहेवियर रखे, और उनका जो है ना ट्रस्ट जो है ना उस पर अपना ट्रस्ट जो है ना उन्हें लगे कि ये ट्रस्टेड बंदा है, ताकि लोकल कम्युनिटी जो है और ज़्यादा खुश होकर और ज़्यादा डीपली जो है ना उनसे बात कर सके ऑथेंटिक वे से, और हिडन कल्चर सीक्रेट्स को बता सके लोकल लोग रिसर्चर को।
सो इसी के साथ अपना 11th क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं अपने 12th क्वेश्चन में। क्या पूछ रहा है? व्हाट इज फील्ड वर्क? फील्ड वर्क क्या होता है? डिस्कस पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन विद सुटेबल एग्जांपल्स। सो फील्ड वर्क जो क्षेत्र में रह के कोई काम होता है वो फील्ड वर्क होता है, और इनके पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन विद सुटेबल एग्जांपल्स को हमें समझना है। सो फील्ड वर्क क्या होता है? फील्ड वर्क एक डीप रिसर्च मेथडोलॉजी होता है वेयर जहाँ पे एंथ्रोपोलॉजिस्ट लिव्स डायरेक्टली विद इन द कम्युनिटी, जहाँ पे एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में डायरेक्टली रहते हैं। दे वांटेड टू स्टडी फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन टू ऑब्जर्व देयर लाइफ स्टाइल, लैंग्वेज, हैबिट्स एंड ट्रेडिशंस फर्स्ट हैंड। सो वो जो है ना बेसिकली खुद खुद जो है ना अनुभव लेना चाहते हैं, खुद देखना चाहते हैं उनके लाइफ स्टाइल के बारे में, भाषा के बारे में, हैबिट के बारे में, ट्रेडिशंस के बारे में अपने आप, फर्स्ट हैंड, राइट। द मेथड ऑफ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, क्या क्या होता है मेथड ऑफ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का, वो पढ़ते हैं। This revolutionary method was developed and made popular by the famous anthropologist Bronislaw Malinowski। यानी ये जो रिवॉल्यूशनरी मेथड है ये डेवलप और मेड किया क्या जाता है पॉपुलर बाय फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट है अपने ब्रॉनिस्लॉ मेलिनोस्की। इनसे ये मेथड गया दी रिवॉल्यूशनरी मेथड। ये रिवॉल्यूशनरी मेथड किनके थ्रू आया है, किनसे डेवलप किया गया है, किसने बनाया है, कौन पॉपुलर किया है? ब्रॉनिस्लॉ मेलिनोस्की। ये नाम आप याद कर सकते हो, राइट। इट स्टेज दैट द रिसर्चर शुड नॉट जस्ट सिट आउटसाइड एट ए डिस्टेंट स्पेक्टेटर। यानी रिसर्चर को जो है ना आउटसाइड नहीं रुकना चाहिए, राइट। इंस्टीड द रिसर्चर मस्ट बिकम एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन देयर डेली लाइफ। यानी रिसर्चर को जो है ना एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बनना चाहिए अपने डेली लाइफ के लिए। आगे बढ़ते हैं। दे लिव इन ए लोकल ट्रेडिशनल हट जस्ट लाइक द कम्युनिटी मेंबर। उनको जो है ना झोपड़ी में, जैसे ट्रेडिशनल लोग जैसे जो झोपड़ी ट्रेडिशनल हट में रहते हैं उनको भी रहना पड़ेगा रिसर्च करने के लिए। दे लर्न एंड स्पीक द लोकल नेटिव लैंग्वेज फ्लुएंटली। उनको लोकल लैंग्वेज जो है नेटिव लैंग्वेज है वो उन्हें सीखना पड़ेगा, तभी तो वो बोल पाएंगे, राइट। फ्लुएंटली और बात करना है, लैंग्वेज शुड बी टॉक इन अ फ्लुएंटली वे। They eat local traditional food and participate in regular farming, hunting और gathering activities। और उनको रेगुलर जो है जो ट्रेडिशनल फूड है वो भी उन्हें खाना पड़ेगा, और रेगुलर जो है खेती का काम, शिकारी का काम, गैदरिंग एक्टिविटीज़ वो भी उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। दे सेलिब्रेट लोकल ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स, मैरिजेस एंड रिलीजियस रिचुअल्स टुगेदर। यानी जो भी लोकल ट्रेडिशनल फेस्टिवल होता है, जो भी शादी रहता है, जो भी रिलीजियस वर्क रहता है, वो उनको सेलिब्रेट करना ही पड़ेगा रिसर्च के लिए, राइट। नाउ सुटेबल एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं? Malinowski example. Bronislaw Malinowski lived completely like a local in the Trobriand Islands। सो ये बंदा जो था ब्रॉनिस्लॉ मेलिनोस्की, ये जो है ना कम्प्लीटली जो है ना कम्प्लीटली लाइक ए लोकल, वो वहाँ वो ये जो है ना ये ट्राइब के साथ रहता है। इन ट्राइब्स के बारे में, ट्रॉब्रियंड इसलैंड, इनके इनके जो है ना इन ट्राइब के साथ रहा था। जैसे कि अभी इसने एग्जांपल दिया, इसे ऐसा ऐसा होना चाहिए। वर्ल्ड वार जब वन विश्व युद्ध हो रहा था तब ये उनके साथ रहा था। पार्टिसिपेट इन देयर कुला रिंग ट्रेड सेरेमनीज। सो उनके जो कुला रिंग ट्रेड सेरेमनीज था उसमें भी उसने पार्टिसिपेट किया। जनरल एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं? एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडिंग अ ट्राइबल ग्रुप इन इंडिया। एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है स्टडी कर रहा है ट्राइबल ग्रुप ऑफ इंडिया के बारे में, और वो बिल्कुल ड्रेस लाइक दैम, उनके जैसा उनको ड्रेस पहनना पड़ेगा, उनको ज्वाइन करना पड़ेगा, उनके फॉरेस्ट एक्टिविटीज़ को फॉलो करना पड़ेगा, एंड सिट विद दैम इन विलेज। और उनके विलेज में उनको साथ बैठे रहना पड़ेगा, मीटिंग्स टू अंडरस्टैंड देयर रियल प्रॉब्लम्स। और उनके जो है रियल प्रॉब्लम्स को उन्हें उसे समझना ही पड़ेगा, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। सो इसी के साथ अपना क्वेश्चन 12 होता है कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं अपने 13 क्वेश्चन में। 13 क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? डिस्कस द सिम्बॉलिक अप्रोच। जो सिम्बॉलिक अप्रोच रहता है वो हमें समझाना है। सो क्या होता है इसे हम समझते हैं। सो सिम्बॉलिक अप्रोच क्या होता है, चलिए डिस्कस करते हैं। द सिम्बॉलिक अप्रोच इज़ अ फेमस थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव इन एंथ्रोपोलॉजी। यानी एक बहुत ही ज़्यादा फेमस थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव है एंथ्रोपोलॉजी में, दैट लुक्स एट कल्चरल थ्रू सिम्बल्स। ये सिम्बल्स के थ्रू पता चलता है, मीनिंग्स एंड ह्यूमन्स इंटरप्रिटेशंस के बारे में हमें पता चलता है। सो इनके की फीचर्स क्या होते हैं सिम्बॉलिक अप्रोच के, वो पढ़ते हैं। कल्चर एज ए वेब सिम्बल्स, यानी इनका जो है ना कल्चर एक वेब ऑफ सिम्बल से डिसाइड होता है। दिस अप्रोच was led by the prominent scholar Clifford Geertz।
ही स्टेटेड दैट कल्चर इज़ नॉट जस्ट अ कलेक्शन ऑफ फिजिकल टूल्स, यानी ये इन्होंने ये बताया था कि कल्चर जो है एक कलेक्शन ऑफ फिजिकल टूल्स से नहीं स्टार्ट होता। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ सिम्बल्स एंड डीप मीनिंग्स दैट ह्यूमंस हैव स्पन अराउंड देमसेल्फ, यानी एक कॉम्प्लेक्स एक वेब ऑफ सिम्बल्स होता है जिसमें बहुत ही ज़्यादा गहरा मीनिंग होता है, जो कि इंसानों के स्पन के बारे में ये सब चीज़ समझता है। इंटरप्रेटिंग मीनिंग्स, यानी उनके मीनिंग्स को जो है ना इंटरप्रेट करना। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच ह्यूमन एक्शंस कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय जस्ट वॉचिंग देम फिजिकली, यानी जो ह्यूमन एक्शंस को है हम जो है ना सिंपली जो है ना ऐसे नहीं समझ सकते कि उनके वॉचिंग देम फिजिकली रूप से समझ नहीं सकते, राइट, इनके अप्रोच को। एंथ्रोपोलॉजिस्ट मस्ट रीड एंड इंटरप्रेट द सिम्बल्स, एंथ्रोपोलॉजिस्ट को जो है उनको रीड और इंटरप्रेट करना चाहिए सिम्बल्स को, वर्ड्स जेस्चर को समझना चाहिए, एंड रिचुअल्स टू फाइंड देयर डीप मीनिंग्स हिडन इनसाइड, और उनके जो भी रिचुअल्स है, डीप मीनिंग्स है, उनके इनसाइट जो भी है वो हमें समझना होता है। थिक डिस्क्रिप्शन, इनका डिस्क्रिप्शन जो है टोटली थिक रहता है, बहुत ही ज़्यादा। गीट्स इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ थिक डिस्क्रिप्शन, सो थिक डिस्क्रिप्शन किसने इंट्रोड्यूस किया था? गीट्स ने, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है इट मीन्स अ रिसर्चर मस्ट एक्सप्लेन अ बिहेवियर अलॉन्ग विद इट्स एग्जैक्ट सोशल कंटेक्स्ट, यानी जो है रिसर्चर जो है वो एक्सप्लेन करेगा अपने बिहेवियर का अलॉन्ग विद पूरा सोशल कंटेक्स्ट के रूप में। एग्जाम्पल के रूप में एक्सप्लेनिंग द डीप डिफरेंस बिटवीन अ सिंपल इनवॉलेंटरी आई ट्विच, हमें जो है ना डीप डिफरेंस बताना है सिंपल इनवॉलेंटरी आई ट्विच बायोलॉजिकल वे में, एंड पर्पसफुल मीनिंगफुल सोशल विंग सिंबॉलिक जेस्चर, राइट। सो यस, इसी के साथ अपना 13th क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं अपने 14th क्वेश्चन में। पूछ रहा है राइट अ नोट ऑन स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है उसके ऊपर हमें नोट लिखना है। सो समझिए, the structural functional approach is one of the oldest and most important theoretical frameworks। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स का पार्ट है इन सोशल एंथ्रोपोलॉजी में। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ ए सोसाइटी मेंटेन्स पीस एंड स्टेबिलिटी, और ये इस चीज़ में मदद करता है कि कैसे सोसाइटी मेंटेन करता है पीस और स्टेबिलिटी में। मेन प्रिंसिपल और स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के में क्या मतलब होता है? सो एनालॉजी ऑफ द ह्यूमन बॉडी के एनालॉजी के बारे में डिस्कस करना, राइट। सो दिस पर्सपेक्टिव वाज लेड बाय ग्रेट स्कॉलर्स लाइक रेडक्लिफ ब्राउन एंड ब्रांसलॉ मेलोन्स्की। सो ये जो है ना ये पर्सपेक्टिव इन दोनों बंदों ने लाया था। इट विजुअलाइजेस ह्यूमन सोसाइटी एग्जैक्टली लाइक अ लिविंग बायोलॉजिकल बॉडी, यानी ये इस तरीके से विजुअलाइज करता है कि जो ह्यूमन सोसाइटी जो है लिविंग लाइक जस्ट ए बायोलॉजिकल बॉडी, राइट। जस्ट लाइक आवर हार्ट, हमारे दिल के जैसे, हमारे लंग्स के जैसे, हमारे किडनी के जैसे वर्क टुगेदर टू कीप द बॉडी अलाइव एंड हेल्दी, एक साथ काम करते ताकि जो बॉडी जो है अलाइव रहे, बॉडी जिंदा रहे और हेल्दी रहे। सोसाइटी हैज़ डिफरेंट पार्ट्स दैट वर्क टुगेदर, सोसाइटी के भी डिफरेंट पार्ट्स रहते हैं जिसमें जो है ना उनको एक साथ काम करना होता है। इंटरकनेक्टेड सोशल इंस्टीट्यूशंस, जो भी इंटरकनेक्टेड सोशल इंस्टीट्यूशन द फैमिली, द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सोसाइटी सच एज फैमिली, मैरिज, रिलीजन, लॉ एंड इकोनॉमी, ये जो है परिवार, शादी, धर्म, कानून, इकोनॉमी, जो भी अर्थव्यवस्था है, आर सब इंटरकनेक्टेड है, सब एक साथ से जुड़े हुए हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस, सोशली, राइट। ईच इंस्टीट्यूशन हैज़ अ स्पेसिफिक जॉब और फंक्शन टू परफॉर्म, हर इंस्टीट्यूशन को जो है ना एक स्पेसिफिक जॉब होता है और एक फंक्शन रहता है टू परफॉर्म। ना सोशल ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी, जो भी अपना सोशल ऑर्डर और स्टेबिलिटी होता है उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। द मेन पर्पज ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन इज टू मेंटेन बैलेंस, इनका मेन पर्पस क्या होता है? बैलेंस को मेंटेन कर सके, मेंटेन अ बैलेंस, सोशल ऑर्डर को और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी बनाए रखे इन दी होल कम्युनिटी, पूरे कम्युनिटी में। एवरी सोशल कस्टम और रिचुअल एग्जिस्ट बिकॉज इट परफॉर्म्स अ यूजफुल फंक्शन, सारे सोशल कस्टम्स इसीलिए परफॉर्म करते हैं ताकि एक यूजफुल फंक्शन को मेंटेन करके टू कीप द सोशल स्ट्रक्चर अलाइव, ताकि सोशल स्ट्रक्चर हमेशा चलते रहे और वर्किंग स्मूथली तरीके से चलते रहे बिना किसी रुकावट के। सो क्वेश्चन 15 में क्या पूछ रहा है? राइट अ नोट ऑन कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज, यानी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज के ऊपर हमें नोट लिखना है। सो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज प्रोवाइड अ क्रिटिकल पर्सपेक्टिव इन सोशल एंथ्रोपोलॉजी, जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज जो रहता है ना वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल पर्सपेक्टिव देता है सोशल एंथ्रोपोलॉजी में, दैट स्टैंड डायरेक्टली अपोजिट टू द पीसफुल स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, जो अपने शांतिपूर्ण स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच रहता है उनके उसके बिल्कुल टोटली अपोजिट, टोटली उल्टा जाता है।
ये क्या एक्सप्लेन करता है, वाई सोसाइटी चेंज एंड एक्सपीरियंस स्ट्रगल्स, सोसाइटी क्यों चेंज होता है और क्या क्या स्ट्रगल मेंटेन स्ट्रगल जो है एक्सपीरियंस करता है। मेन आइडियाज़ ऑफ कन्फ्लिक्ट थ्योरीज के मेन आइडियाज़ क्या क्या है। सोसाइटी इज़ फुल ऑफ इनइक्वालिटी, यानी रैंक के हिसाब से इसे डिवाइड कर देते हैं इनइक्वालिटी के बारे में। मेनली इंस्पायर्ड बाय द कार्ल मार्क्स ने, जो फिलोसफर थे उन्होंने उन्हीं से इंस्पायर किया गया। कन्फ्लिक्ट थ्योरी स्टेट दैट द सोसाइटी इज़ नॉट ऑलवेज पीसफुल और स्टेबल, हमेशा ये शांतिपूर्ण और स्टेबल नहीं होगा। इंस्टेड इट इज़ अ प्लेटफॉर्म ऑफ कांस्टेंट स्ट्रगल, इनइक्वालिटी एंड डिवीजन। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ टोटली स्ट्रगल, इनइक्वालिटी और डिवीजन पे फॉलो करेगा, राइट, कांस्टेंट रूप से। स्ट्रगल फॉर रिसोर्सेज। सो नाउ, स्ट्रगल फॉर रिसोर्सेज यानी रिसोर्सेज के लिए स्ट्रगल करना। सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सोशल क्लासेस और ग्रुप्स। सोसाइटी जो है डिफरेंट सोशल क्लासेस और ग्रुप्स में डिवाइडेड है, लाइक द रिच ओनर्स एंड पुअर वर्कर्स और अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट, यानी जो अमीर लोग, गरीब लोग, ऊंची जात के लोग, नीची जात के लोग। दिस ग्रुप कॉन्स्टेंटली कंप्लीट एंड फाइट ओवर लिमिटेड रिसोर्सेज, पावर एंड वेल्थ। यानी जो है ना, ये सारे जो ग्रुप्स जो है कंप्लीटली जो है ना एक दूसरे से फाइट करते रहते हैं। किसके लिए फाइट करने लगते हैं? लिमिटेड रिसोर्सेज के वाले लिए, शक्ति के लिए और धन दौलत, वेल्थ के लिए। अब बढ़ते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट पे हमसे कह रहा है कि सोशल सोर्स ऑफ सोशल चेंज। सोशल चेंज के क्या क्या सोर्स हो सकते हैं? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी सोशल चेंज डज नॉट हैपन स्मूथली, ये स्मूथली तरीके से नहीं हो सकता सोशल चेंज। इट हैपन्स बिकॉज ऑफ दिस कंटिन्यूस पावर स्ट्रगल्स, रिवॉल्यूशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। ये तभी होता है जब स्ट्रगल, रिवॉल्यूशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स होता है। द पावरफुल ग्रुप्स ट्राइज टू मेंटेन कंट्रोल। जो पावरफुल ग्रुप रहता है वो क्या करता है? ट्राई कंट्रोल मेंटेन करता है, राइट। वाइल द डोमिनेटेड ग्रुप फाइट्स फॉर देयर राइट्स। जो डोमिनेटेड ग्रुप्स रहते हैं वो अपने राइट्स के लिए फाइट करते हैं, लीडिंग टू ट्रांसफॉर्मेशन इन द सोशल सिस्टम। अपने सोशल सिस्टम की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वो फाइट करते हैं। सो इसी के साथ अपना 15 क्वेश्चन होता है ख़त्म। अब बढ़ते हैं हम अपने 16 क्वेश्चन में। 16 क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? असेस द क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ फेमिनिज्म। जो फेमिनिज्म के जो क्रिटिकल पर्सपेक्टिव है उनको हमें असेस करना है। सो फेमिनिस्ट एंथ्रोपोलॉजी एंटर्ड द फील्ड ऑफ सोशल साइंस एज ए important critical correction tool to remove gender bias from traditional academic studies। सो फेमिनिस्ट एंथ्रोपोलॉजी जो है वो इसीलिए फील्ड में एंटर करती हैं ताकि जो सोशल साइंस जो है क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्रिटिकल करेक्शन करना क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों जेंडर बाइस जो भेदभाव जो है लड़का स्त्री पुरुष इन सब में जो भेदभाव है इनके ट्रेडिशनल एकेडमिक स्टडीज़ में क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए पढ़ते हैं क्रिटिकल इंसाइट्स ऑफ द फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। सो करेक्टिंग मेल बायस, जो मेल बायस जो रहता है उनको करेक्ट करना। फेमिनिज्म पॉइंटेड आउट दैट ओल्डर ट्रेडिशनल एंथ्रोपोलॉजी वाज हाईली बायस, यानी जो पुराने टाइम में जो है ना कुछ ज़्यादा ही बायस थे, राइट, कुछ ज़्यादा ही भेदभाव चलता करता था। एंड एंड्रोसेंट्रिक बिकॉज इट वाज रिटन मोस्टली बाय मेल वेस्टर्न स्कॉलर्स, क्योंकि जो ज़्यादातर जो है ना ये मेल वेस्टर्न स्कॉलर के द्वारा लिखा जाता था। दीज मेल्स रिसर्चर्स ओनली इंटरव्यूड मेल विलेज चीफ्स और हस्बैंड्स, कम्प्लीटली इग्नोरिंग द लाइफ्स ऑफ वुमेन। और ये सब जो है ना कम्प्लीटली दे एक्चुअली इग्नोर द लाइफ्स ऑफ द वुमेन, राइट। They don't think so much about the woman, only thinks about the husbands, male, right? So now question 2, sorry, point 2, bringing women to the center। women को जो है ना सेंटर में लाना। फेमिनिज्म डिमांड्स दैट वी मस्ट ब्रिंग वुमेन्स लिव। सो फेमिनिज्म क्या डिमांड करता है कि जो वुमेन को जो है पूरी तरह से लिविंग एक्सपीरियंस मिलना चाहिए, वो जी सके अपने खुशी से, अपने एक्सपीरियंस से, उन्हें भी एक्सपीरियंस मिलना चाहिए, उनके हाउस होल्ड स्टेटस के बारे में बताना चाहिए, उनके रिप्रोडक्टिव राइट्स के बारे में बताना चाहिए, उनके जो है यूनिक सोशल पर्सपेक्टिव के बारे में बताना चाहिए। फॉर द मार्जिन्स टू द मेन स्ट्रीम सेंटर ऑफ रिसर्च, ताकि वो अपने मार्जिन जो मेन स्ट्रीम सेंटर ऑफ रिसर्च है उसको फॉलो अप कर सकें। नाउ चैलेंजिंग न्यूट्रल इनइक्वालिटी। सो सॉरी, चैलेंजिंग नेचुरल इनइक्वालिटी। सो जो जो है ना जो बायसनेस रहता है उनको चैलेंज करना जो प्राकृतिक रूप से है। इट क्रिटिकली एनालाइजेस हाउ पेट्रियार्की, मेल डोमिनेंस। एक पेट्रियार्कल सोसाइटी होता है, उसमें क्या होता है, केवल पुरुषों का राज चलता है, राइट, पुरुषों का, स्त्रियों का नहीं चलता राज। सो male dominance is not natural or biological, but a social construction used to control resources and keep women subordinate across different historical periods। यानी जो है डिफरेंट सबॉर्डिनेट अक्रॉस जितने भी हिस्टोरिकल पीरियड्स आया उनमें उनको जो है ना एज ए सबॉर्डिनेट के रूप में वुमेन को माना गया है। एंड कंट्रोल रिसोर्सेज और कंट्रोल करना। सो इसी के बारे में चैलेंजिंग नेचुरल इनइक्वालिटी के बारे में हमें इस पॉइंट में बताया गया है।
अब क्वेश्चन 17 पढ़ते हैं। क्वेश्चन 17 में पूछ रहा है डिफाइन जेंडर। हमें जेंडर को डिफाइन करना है, क्या होता है। डिस्कस जेंडर एंड लेबर। जेंडर और लेबर में क्या अंतर है वो हमें डिस्कस करना है। सो जेंडर इज अ सोशल एंड कल्चरल कंस्ट्रक्शन। जो जेंडर है एक सोशल और कल्चरल कंस्ट्रक्शन है। अनलाइक बायोलॉजिकल सेक्स विच इज नेचुरल। जो बायोलॉजिकल सेक्स रहता है वो नेचुरल होता है, राइट। बट जेंडर रेफर्स टू दी स्पेसिफिक रोल्स। एक स्पेसिफिक रोल जो सोसाइटी देते हैं, एक ड्यूटीज देते हैं, एक एक्सपेक्टेशन देते हैं, बिहेवियर एंड साइकोलॉजिकल ट्रेस दैट पर्टिकुलर सोसाइटी डिसाइड्स एंड असाइन फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। यानी एक पर्टिकुलर सोसाइटी जो है ऑलरेडी जो है ना एक टोटली ड्यूटीज दे दी हैं, एक रोल्स दे दिए हैं कि ये काम लड़कों के लिए है और ये काम लड़कियों के लिए है। सो डिस्कशन ऑन जेंडर एंड लेबर वर्क। जेंडर और लेबर वर्क जो भी रहता है उस पर हमें डिस्कस करना। द रिलेशनशिप बिटवीन जेंडर एंड लेबर शोज हाउ सोसाइटी डिवाइड्स वर्क बेस्ड ऑन वेदर अ पर्सन इज मेल और फीमेल। जेंडर वर्क में, जेंडर एंड लेबर वर्क में हम क्या पढ़ते हैं, जो सोसाइटी की जो है मेल और फीमेल जो वर्क है कैसे डिवाइड किए गए हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, राइट। सो पहला पॉइंट है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। सो ऑलमोस्ट एवरी सोसाइटी डिवाइड्स वर्क बाय जेंडर। यानी जितने भी सोसाइटी जो है ना किस तरीके से डिवाइड है, वर्क बाय जेंडर। ट्रेडिशनल रूल्स ऑफन डिक्टेट दैट हैवी आउटडोर वर्क, पॉलिटिकल लीडरशिप एंड अर्निंग मनी बिलोंग टू वुमेन। यानी जो हैवी आउटडोर जो भारी काम है और जो लीडरशिप है, पैसे कमाना, ये सब किसका काम है, आदमियों का, मैन का। वाइल जो घर का काम है जैसे कुकिंग, खाना बनाना, सफाई करना, बच्चों का ध्यान रखना, ये किसका काम है, वुमेन का। डिवोल्यूशन ऑफ वुमेन्स वर्क। Anthropologists note that the domestic work done by women is often considered invisible labor। जो भी जो है ना लेबर, अब इसमें क्यों आ रहा है कि फेमिनिज्म क्या कहती हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने क्या नोट किया कि जो भी जो डोमेस्टिक वर्क कर रही है ना वुमेन, वो एक टाइप से वो इनविजिबल, एक तरीके से लेबर का काम कर रही है पर वो दिखाई नहीं दे रही, राइट। लोगों को लग नहीं रहा कि वो लेबर का काम कर रही है बिकॉज इट इज़ अनपेड, क्योंकि ये अनपेड है, पैसे नहीं दे रहे। एंड नॉट गिवन हाई सोशल रिस्पेक्ट, एक सोशल रिस्पेक्ट भी नहीं दे रहा। वेयर मैंस आउटडोर वर्क इज वैल्यूड मोर। जिसमें जो है आदमियों का जो आउटडोर वर्क है उसको ज़्यादा वैल्यू किया जा रहा है, उसको ज़्यादा मोर एडवांटेज दिया जा रहा है, उसको ज़्यादा प्रोत्साहित किया जा रहा है। वेज गैप इन मॉडर्न इकोनॉमिक सेक्टर्स, जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन लीड्स टू अनइक्वल पे। जो है ना अपने जो इकोनॉमिक सेक्टर है आज के ज़माने में, जो जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन जो भी भेदभाव हो रहा है वो अनइक्वल पे कर रहा है, पूरी तरह से पे नहीं कर रहा, राइट। इक्वालिटी का पे नहीं कर रहा। वेयर वुमेन आर ऑफन पेड लेस मनी, जिसमें जो है ना वुमेन का जो है ना अक्सर कम पैसा दिया जाता है देन मैन, मैन के मुकाबले, फॉर परफॉर्मिंग द एग्जैक्ट सेम अमाउंट ऑफ प्रोफेशनल वर्क। जबकि वो जो है ना पूरा सेम अमाउंट ऑफ प्रोफेशनल वर्क भी फॉलो करेंगे तब भी उन्हें कम पैसा दिया जा रहा है। सो इसी के साथ अपना होता है 17 क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं अपने 18th क्वेश्चन में। 18th क्वेश्चन में पूछ रहा है डिस्कस द रोल ऑफ सोशलिज्म, सोशलाइजेशन एंड डिस्कस द रोल ऑफ सोशलाइजेशन इन जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन। समाजीकरण में जो भी है जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन में भेदभाव क्या फॉलो अप करता है, क्या रोल है, राइट। सो जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन, जो जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन जो भेदभाव है मीन्स क्रिएटिंग अनफेयर भेदभाव, रैंक्स, अनफेयर रैंक्स डिसाइड कर देना कि लड़का यहाँ रहेगा लड़की नीचे रहेगी, दैट इज gaps and inequalities between genders, where one gender enjoys more power, जिसमें एक जेंडर जो है बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे पावर का, दूसरे जेंडर को नीचे दबा के रखेंगे, उन्हें कोई पावर नहीं दिया जाएगा और रिसोर्सेज के बारे में। सोशलाइजेशन प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग दिस इनइक्वालिटी फ्रॉम एवरी बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ। जो सोशलाइजेशन जो है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल फॉलो करता है इन सब चीज़ों में, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। हाउ सोशलाइजेशन क्रिएट जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन। सोशलाइजेशन कैसे क्रिएट करता है जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन को। चाइल्डहुड ट्रेनिंग, बचपन से ही सिखा देना। Socialization starts right from birth. Parents and family members treats boys and girls differently. For example, buying blue clothes, toys, guns, and cars for boys to teach them to be tough, while buying pink clothes and kitchen sets of girls to टीच दैम टू बी जेंटल एंड डोमेस्टिक। यानी चाइल्डहुड ट्रेनिंग, जैसे बच्चा पैदा होता है ना, पैदा होते ही बच्चे को ये सिखाने लगते हैं कि तुम लड़का हो, तुम लड़की हो, तुम्हें तुम्हारे लिए नीला कलर का कपड़ा खरीदेंगे, एक टॉय गन खरीदेंगे, एक कार खरीदेंगे, और लड़की के लिए एक पिंक क्लॉथ खरीदेंगे, एक सेट्स ऑफ गर्ल्स किचन सेट खरीदेंगे जिसमें लड़कियों को ये काम करना पड़ेगा। सो ये सब पहले से ही उन्हें जो है ना सिखा दिया जाता है। लैंग्वेज एंड बिहेवियर रूल्स। सो चिल्ड्रन आर कंटिन्यूसली कंडीशन थ्रू सोशल स्टेटमेंट। जो भी सोशल स्टेटमेंट जो भी हो रहा है
उन्हें पहले ही समझा दिया जाता है कि ऐसे-ऐसे करना होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लड़कों को बोला जाता है बॉयज़ डोंट क्राई, लड़के नहीं रोते, राइट? टीचेस देम हाइड इमोशंस, उनके इमोशंस को हाइड करना, रोकना एंड एक्ट पावरफुल, और तुम्हें पावरफुल तरीके से एक्ट होकर दिखाना है। और टेलिंग गर्ल्स को क्या बोलते हैं, स्पीक सॉफ्टली, यानी अच्छे से बात करो, राइट? टीचेस देम टू बी सबमिसिव, सबमिसिव तरीके से उन्हें टीच किया जाता है। रीइंफोर्समेंट्स रीएंफोर्समेंट बाय इंस्टीट्यूशंस, स्कूल हो गया, मीडिया हो गया, रिलीजियस स्टोरीज, टेक्स्ट बुक हो गया, वो क्या रीइंफोर्स करते हैं, दीज रूल्स बाय शोइंग मैन एज ब्रेव, मैन जो है बहुत बहादुर है, लीडर्स और साइंटिस्ट, वो लीडर्स बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं। वुमेन बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है, केयर टेकर होती है। दिस सिस्टमेटिक कंडीशनर मेक्स डिफरेंट एक्सेप्ट्स जेंडर इनइक्वालिटी फॉर नॉर्मल एंड नेचुरल व्हेन दे ग्रो अप। सो जेंडर इक्वालिटी इज़ नॉर्मल व्हेन दे ग्रो अप, जब वो ज़्यादा बड़े होंगे तो जेंडर इक्वालिटी नॉर्मल है, अगर उनके बचपन से ही यही सब चीज़ सोसाइटी में अगर सिखाया जाए। सो क्वेश्चन 19 में देखते हैं। क्वेश्चन 19 में पूछ रहा है डिस्कस दी इंटरप्रिटेटिव अप्रोच, यानी हमें इंटरप्रिटेटिव अप्रोच के बारे में डिस्कस करना है। The interpretative approach in social anthropology focuses on understanding culture as a system of shared meanings. यानी इंटरैक्टिव अप्रोच इन सोशल एंथ्रोपोलॉजी में क्या फोकस करता है, उनके कल्चर को समझने का, उनके सिस्टम के बारे में समझने का, उनके मीनिंग्स के बारे में, राइट? इंटरप्रिटेटिव अप्रोच क्या होता है, यही होता है। विच मीन्स, इसका क्या मतलब है, अंडरस्टैंडिंग देयर एक्सपीरियंस एंड गाइड देयर एक्शंस, यानी उनके एक्सपीरियंस को समझना और उनके जो भी एक्शंस हैं उनको गाइड करना। सो कोर कंसेप्ट ऑफ इंटरप्रिटेटिव अप्रोच क्या होता है? सो सबसे पहला होता है रिजेक्शन ऑफ पॉजिटिविज्म, जो भी पॉजिटिविज्म है उसको रिजेक्ट करना। दिस अप्रोच इज स्ट्रांगली कनेक्टेड विद क्लिफोर्ड गेट्स, argues that human society cannot be studied like a cold laboratory experiment. जो ह्यूमन सोसाइटी है उनको लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट करके स्टडी नहीं किया जा सकता, राइट? फिजिक्स इक्वेशंस, ना कि फिजिक्स का इक्वेशन बना के ह्यूमन को हम स्टडी कर सकते हैं। ह्यूमन बींग्स आर गाइडेड बाय इमोशंस, वैल्यूज और ट्रेडिशंस, जो है इमोशंस, वैल्यूज एंड ट्रेडिशंस, यानी भावनाओं के रूप में, उनके वैल्यूज और उनके ट्रेडिशंस के रूप से हम उनके बारे में स्टडी कर सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं। कल्चर एज एन एक्शन टेक्स्ट, जो उनके कल्चर को एज एन एक्शन टेक्स्ट के रूप में, इंटरप्रिटेटिव एंथ्रोपोलॉजिस्ट व्यूज कल्चर एग्जैक्टली लाइक ए कॉम्प्लेक्स मैन्युस्क्रिप्ट और रिटन बुक रिटन बाय द पीपल themselves। जो इंटरप्रिटेटिव एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो हैं वो जो है ना उनके कल्चर को एग्जैक्टली जो है ना बहुत ही ज़्यादा जटिल रूप से, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रूप से, जो है ना, जो मनुस्क्रिप्ट रहता है बुक लिखने से पहले और बुक लिखने के बाद, बुक रिटन बाय देमसेल्फ, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रूप से बनाया गया है। द जॉब ऑफ द रिसर्चर इज़ टू पेशेंटली सेट, जो रिसर्चर का जॉब क्या होता है, पेशेंटली वहाँ पे रहना, उनके बारे में पढ़ना और उनको इंटरप्रेट करना, उनके कल्चरल टेक्स्ट, और उनके और ये रिवील करना कि हाउ द एक्टर्स अंडरस्टैंड देयर ओन वर्ल्ड, यानी जो भी वहाँ के लोग हैं कैसे अपने जो है ना अपने दुनिया को कैसे समझते हैं। एमिक पर्सपेक्टिव, इट एम्फसाइजेस कैप्चरिंग द एमिक और इनसाइडर व्यू, यानी ये एम्फसाइज करता है कि उनके एमिक्स को जो है और उनके इनसाइडर व्यू, उनके अंदर क्या चल रहा है वो एमिक करना, वो बताना। इट अवॉइड्स अप्लाइंग आउटसाइड वेस्टर्न थ्योरीज टू लोकल बिहेवियर्स, ये जो है ना वेस्टर्न थ्योरीज आउटसाइड जो भी बिहेवियर है उसको अवॉइड करता है। फोकसिंग इंस्टेड ऑन हाउ द लोकल्स ट्रांसलेट, इस चीज़ पे फोकस करता है कि लोकल कैसे ट्रांसलेट कर रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं। एंड जस्टिफाई देयर ओन रिचुअल्स एंड कस्टमर्स, और ये जस्टिफाई करता है कि उनके ओन रिचुअल्स क्या है और उनके कस्टम्स क्या है। सो अब बढ़ते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन 20, जिसमें पूछ रहा है डिस्कस द स्कोप एंड रेलेवेंस ऑफ सोशल एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, यानी जो हमारे सांस्कृतिक और मानव विज्ञान है, सोशल एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, इनके जो है हमें स्कोप को समझना है और इनके रेलेवेंस को समझना है। सो सोशल एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी इज़ हाईली सिग्निफिकेंट इन द कंटेम्प्रेरी ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, ये बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है पूरे वर्ल्ड में। लेट्स लुक एट इट्स वास्ट स्कोप एंड डीप रेलेवेंस, इनके जो भी वास्ट स्कोप, बड़े स्कोप है और इनके डीप रेलेवेंस है वो डिस्कस करते हैं। सो स्कोप क्या है, स्कोप ऑफ द डिसिप्लिन, दिस स्कोप इज ट्रूली कॉम्प्रिहेंसिव एज इट encompasses ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन सोशल लाइफ अक्रॉस स्पेस एंड टाइम, यानी इसका जो स्कोप जो है ना ट्रूली कॉम्प्रिहेंसिव है,
और ये एनकम्पास करता है कि इनके सारे एस्पेक्ट जो है ह्यूमन सोशल लाइफ अक्रॉस स्पेस एंड टाइम। इट सिस्टमेटिकली कवर्स ह्यूमन सोशल इंस्टीट्यूशन। ये जो है ना ह्यूमन सोशल इंस्टीट्यूशन को कवर करता है, जैसे फैमिली हो गया, किनशिप हो गया, शादी हो गया, राइट। बिलीव करता है स्ट्रक्चर्स पे, रिलीजन मैजिक पे, इकोनॉमिक सिस्टम पे, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन पे, एंड पॉलिटिकल फ्रेमवर्क, कस्टम्स, लॉस पे, गवर्नेंस पे across tribal, peasant and urban communities. So now रेलेवेंस इन मॉडर्न टाइम्स। अब रेलेवेंस क्या है इनके आज के समय में वो समझते हैं। फॉस्टरिंग कल्चर एम्पैथी, फॉस्टरिंग कल्चरल एम्पैथी इन ए ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड वेयर डिफरेंट कम्युनिटीज इंटरैक्ट डेली। अभी जो है ना अपने जो है ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में सारे जो जो भी कम्युनिटी है आपस में एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं डेली, राइट। दिस सब्जेक्ट हेल्प्स एलिमिनेट एंथोसेंट्रिटिज्म। क्या होता है? द रॉन्ग बिलीव दैट वंस ओन कल्चर इज सुपीरियर। जो है ना सारे कल्चर को जो ना एक एक दूसरे से जो है ना बहुत कुछ समझने को मिलता है, बहुत सब कुछ मिलने को मिलता है। और एंथनोसेंट्रिटिज्म का मतलब क्या है? जो एक जाति को लगता है कि मैं ही सबसे बेहतर हूँ, मैं ही सुपीरियर हूँ, इससे जो है ना ये रॉन्ग बिलीव से वो हटता है। एंड फॉस्टर रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, और इससे सारे जितने भी डाइवर्सिटी है उनके लिए उनके प्रति रिस्पेक्ट का भाव आता है। आगे बढ़ते हैं। रिसॉल्विंग सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स, जो भी अपने सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रिसॉल्व करना बाय प्रोवाइडिंग अ क्लियर साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस। जो हमारे क्लियर जो है साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग है अबाउट द कल्चरल डिफरेंसेस उनको क्लियर करना, राइट। रिसॉल्विंग सोशल कॉन्फ्लिक्ट, जो भी कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या, लड़ाई झगड़े, फाइट, राइट। इट हेल्प्स एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड पॉलिसी मेकर्स रिड्यूस रेशियल, कम्युनल एंड कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। ये क्या मदद करता है पॉलिसी मेकर को? रेशियल रिड्यूस करता है, कम्युनल जो भी बोल चाल रहता है उसको कम करता है, और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो जाति में भेदभाव होता है वो कम करता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। सो पॉलिसी एंड ट्राइबल वेलफेयर। सो इट एक्ट्स एज एन असेंशियल टूल फॉर गवर्नमेंट। ये जो है ना पॉलिसी एंड ट्राइबल वेलफेयर, जो भी पॉलिसी और जो भी जनजाति है उसके वेलफेयर के लिए ये कैसे फॉलो करता है? ये जो है ना बहुत ही ज़्यादा असेंशियल टूल है गवर्नमेंट का टू डिज़ाइन डेवलपमेंटल, उनके विकास के बारे में, एजुकेशनल, उनके पढ़ाई के बारे में, उनकी लिटरेसी के बारे में, और उनके मेडिकल प्रोग्राम्स फॉर द ट्राइबल मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, उनके मेडिकल प्रोग्राम्स, उनके हेल्थ के बारे में विदाउट डिस्ट्रॉइंग देयर इंडिजेनस ट्रेडिशंस। और जो है उनके इंडिजेनस ट्रेडिशन, जो भी उनके जो ट्रेडिशन है उसको डिस्ट्रॉय किए बिना, उसको ख़त्म किए बिना, हर चीज़ पे डिज़ाइन डेवलपमेंट, एजुकेशनल और मेडिकल प्रोग्राम सब चीज़ में उनका वेलफेयर किया जाए, राइट। उनका कल्याण किया जाए। सो यस गाइस, इसी के साथ अपना ये नोट्स होता है कंप्लीट। और मेरी तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और मैं होप करता हूँ कि आपको ये पूरा नोट समझ में आया होगा जो कि आज हमने कंप्लीट किया, BANC 133 फंडामेंटल्स ऑफ सोशल एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। यस गाइस, अगर आपको ये नोट्स चाहिए सो हर पेज के नीचे इसके नंबर लिखा हुआ है 7870000594, वहाँ से आप व्हाट्सअप मैसेज करके ये नोट्स पा सकते हैं। सो यस गाइस, आई थिंक इट्स ऑल इनफ फॉर टुडे। सो यस, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय, टेक केयर।